Assalamualaikum viewers, I am Akilur Rahman and you are watching Nest Academy. Today we are going to discuss characteristics of enzymes. कि एंजाइम्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, उनकी कंपोजिशन क्या होती है और किस तरह से वो सिग्निफिकेंस रखते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। आज हम स्टडी करेंगे कि उनकी खसूसियात क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पहली करैक्टरिस्टिक तो उनकी यही है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, कि सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और वो बने किसके होते हैं? वो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी एंजाइम्स की यही है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, कि सारे एंजाइम्स यानी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स and made up of amino acids, और वो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है एंजाइम्स की कि जो एंजाइम्स वाले रिएक्शंस होते हैं यानी एंजाइम्स रिएक्शन are millions times faster than those reactions which are uncatalyzed, यानी जो एंजाइम जिनमें इस्तेमाल नहीं है, जिनमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, तो उन रिएक्शंस की निस्बत जो एंजाइम रिएक्शंस होते हैं वो मिलियंस टाइम्स फास्टर होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास enzymes reactions are millions times faster than those reactions which are uncatalyzed, जो क्या है? uncatalyzed हैं। कंपेरेबल भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं then those reactions which are uncatalyzed, ठीक हो गया। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि एंजाइम्स जो है वो रिएक्शंस को स्पीडी करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर एंजाइम्स ना होते या एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट ना होती तो रिएक्शंस इतने स्लो डाउन हो जाते कि हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं, हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी यानी कि मान पड़ जाती और इवन के वो आहिस्ता हमारा सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता, इवन कि डेथ हो जाती, लाइफ ख़त्म हो सकती थी। तो यानी इसी से ये हमें अंदाज़ा होता है कि एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये रिएक्शंस को कितना एक रेगुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ का अंदाज़ा हमें इनके फीचर्स पढ़ने से हो जाता है। अच्छा, ये हमारे पास दो करैक्टरिस्टिक्स हो गई हैं। तीसरी करैक्टरिस्टिक हमारे पास ये है कि जो एंजाइम्स हैं ये एंजाइम्स मतलब स्पेसिफिक हैं फॉर द स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि कोई भी रिएक्शन है उसके साथ कोई भी एंजाइम रिएक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। यानी ख़ास रिएक्शन के लिए ख़ास एंजाइम होगा और ख़ास सबस्ट्रेट के लिए भी ख़ास एंजाइम होगा। तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक
to the type of reaction and nature of a substrate. तो ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि enzymes are specific for type of reaction and nature of their substrate, कि सबस्ट्रेट किस कैटेगरी का है, किस तरह का है। यानी कि आपको ये अंदाजा होगा कि मैंने आपको जब ये बताया है कि स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए, ज़ाहिर है अब सबस्ट्रेट भी तो स्पेसिफिक होगा, यानी अगर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है तो वो उस पर ही एंजाइम एक्ट करेगा। और सबस्ट्रेट आप पढ़ चुके हैं, वो मॉलिक्यूल है जिस पर एंजाइम ने वर्क करना है, तो ज़ाहिर है अब वो मॉलिक्यूल उससे रिलेट करेगा तो एंजाइम उसको एक्सेप्ट करेगा, अगर रिलेट नहीं करेगा तो एंजाइम उसको रिजेक्ट कर देगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अभी स्टडी कर ली हैं। अच्छा, चौथी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो एंजाइम्स हैं उनका एक स्मॉल पोर्शन होता है जो कि इन्वॉल्व होता है कैटाबॉलिज्म के अंदर, रिएक्शन के अंदर। सारा का सारा एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। हम उस चीज़ को अगर देखते हैं तो अब मैं यहाँ पे ये एक एंजाइम मॉलिक्यूल बनाता हूँ। ये हमारे पास सपोज किया कि एक एंजाइम मॉलिक्यूल है, ठीक हो गया। ये मेरे पास एक एंजाइम मॉलिक्यूल है, एंजाइम, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके साथ एक सबस्ट्रेट जो है वो अटैच होगा, ठीक हो गया। तो इसमें अब देखें पूरा मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि एक स्मॉल पोर्शन है ये वाला, जिसको मैं ये ग्रीन कर रहा हूँ। ये ग्रीन वाला जो एरिया है ये स्मॉल पोर्शन है, सिर्फ ये वाला, ये स्मॉल पोर्शन ही इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन के अंदर। और इस पोर्शन को कहते हैं एक्टिव साइट। साइट जगह को कहते हैं, एक्टिव जो एक्टिव होती है, यानी जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है, उसे कहते हैं एक्टिव साइट। तो मैं यहाँ पे एक्टिव साइट की डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ कि एक्टिव साइट क्या है। ये एक्चुअली वो जगह है, ठीक है, वो लिटिल पोर्शन है एंजाइम का जो कि रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि देयर इज अ small portion of enzyme, ठीक है, which involved in chemical रिएक्शन, या हम इसको कैटालाइटिक भी कह सकते हैं, कैटालाइटिक रिएक्शन, ठीक है। कैटालाइटिक रिएक्शन में जो इन्वॉल्व है इज कॉल्ड, जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट यानी एक्टिव साइट वो जगह है जो कि कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या है, इन्वॉल्व है, ठीक है। जो कैटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। यानी ये वाली जो जगह है इसे हम कहेंगे एक्टिव साइट, ठीक हो गया। सिर्फ यही वाला पोर्शन ही इन्वॉल्व है, बाकी सारा पोर्शन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, पूरा का पूरा एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, उसका छोटा सा पोर्शन ही इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा जी,
अब आपको मैंने एक और इम्पॉर्टेंट बात भी बतानी है कि जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स खुद कंज्यूम नहीं होते रिएक्शन में, ये जस्ट कैटालाइज करते हैं। ठीक है, ये भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड, दे जस्ट कैटालाइज, यानी ये प्रोडक्ट्स को यानी कि क्या करते हैं, बनाते हैं। ये खुद यानी अगर रिएक्शन हो रहा है तो ये खुद यूटिलाइज नहीं होंगे, ये जस्ट एक मशीन का काम कर रहे हैं जो प्रोडक्ट्स बना रही है। अब मशीन खुद कंज्यूम नहीं होती, लेकिन वो उसके अंदर हम कोई चीज़ें डालते हैं और वो उसको बना रही है, प्रोडक्ट्स बना रही है, तो मशीन तो वही वैसे की वैसे रहेगी ना, वो तो यूज नहीं, कंज्यूम नहीं होगी, खर्च नहीं होगी। तो एंजाइम्स खुद खर्च नहीं होते, ये बार बार करते रहते हैं और रिएक्ट करते रहते हैं। तो एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन अ कैटालिटिक रिएक्शन, दे जस्ट कैटालाइज, ये सिर्फ क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं। ठीक हो गया। तो अब एक्टिव साइट की डेफिनेशन यहाँ पे हो गई है। ठीक है, तो एक्टिव साइट आपको समझ आ गया होगा कि ये वो एक लिटिल पोर्शन है जो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, बाकी वाला मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है। तो ये भी एक फीचर है एंजाइम का, कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो रिएक्शंस हैं वो अब ज़रूरी नहीं है कि एंजाइम वर्क कर रहा है और प्रोडक्ट्स बनी जा रही हैं। अकॉर्डिंग टू नीड होता है कि जितने प्रोडक्ट्स की नीड होती है उस लिहाज से ही प्रोडक्ट्स बनती हैं। अब समटाइम ये होता है कि प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो फिर उसको एंजाइम्स के एक्शन को हमने क्या करना होता है, स्लो करना होता है या स्टॉप करना होता है। ठीक है, अच्छा। और जब प्रोडक्ट्स कम होती हैं तो फिर क्या करना होता है, रिएक्शंस को इन्हांस करना होता है, उनकी प्रोडक्शन को, एंजाइम की प्रोडक्शन को इन्हांस करना होता है। तो स्लो डाउन करने के लिए या इन्हांस करने के लिए प्रोडक्शन को हम एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स इस्तेमाल करते हैं। इनहिबिटर्स जो हैं वो एंजाइम्स प्रोडक्शन को कम करते हैं या स्लो करते हैं या स्टॉप करते हैं, और जो एक्टिवेटर्स हैं वो एनहांस करते हैं प्रोडक्शन को। तो ये भी एक फीचर है, तो ये फीचर भी मैं आपको बता देता हूँ। उस फीचर के बताने से पहले मैं आपको एक्टिव साइट का फंक्शन भी बता रहा हूँ कि एक्टिव साइट का फंक्शन क्या है। तो एक्टिव साइट का फंक्शन जो है, ये तो सबस्ट्रेट को बाइंड कर रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है। ठीक है, सबस्ट्रेट को कि अगर वो उससे रिलेट करता है उसको एक्सेप्ट करेगी एक्टिव साइट, ना तो फिर उसको रिजेक्ट कर देगी। और दूसरा ये है कि उसको बाइंड्स करती है, रिकॉग्नाइज करना सबस्ट्रेट को, फिर उसको बाइंड करना ताकि एंजाइम वर्क कर सके। तो ये इसका फंक्शन है। ठीक है, मैं इसका फंक्शन भी लिख देता हूं कि इट रिकॉग्नाइज द सबस्ट्रेट and binds it for कैटाबॉलिज्म, ताकि एंजाइम उस पर काम कर सके। यानी या हम यहाँ पे फॉर एंजाइम एक्शन भी कह सकते हैं, फॉर एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम उस पर क्या कर सके, वर्क कर सके। तो ये हो गया। अब मैंने आपको जो और प्रॉपर्टी बताई है इनहिबिटर्स का इस्तेमाल, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो यानी कि प्रोडक्शन जो है ऑफ प्रोडक्ट्स बाय एंजाइम की वजह से कैन बी इनहिबिटेड और एनहांस, या उसको बढ़ाया जा सकता है
enhance by using या by with the help of by using inhibitors और एक्टिवेटर्स यानी कि अगर इन्हांस करना होगा तो वो इन्हांस के लिए क्या यूज होगा, एक्टिवेटर्स, ठीक है। और अगर इनहिबिट करना होगा तो इनहिबिट के लिए क्या होगा, ये इनहिबिटर्स जो होंगे ये क्या करेंगे, ये इनहिबिट करेंगे यानी कि उसको कम करेंगे, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से करके हम एंजाइम एक्शन पर यानी ये जो इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स की मदद से एंजाइम्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये है कि अब ऑल एंजाइम्स जो हैं वो नहीं है कि उनको कोई एडिशनल कंपोनेंट की या किसी एडिशनल चीज की जरूरत पड़े, ठीक है, एंजाइम एक्शन के लिए। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको वर्क करने के लिए क्या होता है कि उसकी ज़रूरत पड़ती है, किसी एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक हो गया। यानी कि मैं यहाँ पे एक एंजाइम मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये एंजाइम मॉलिक्यूल सारा तो प्रोटीन है ना, लेकिन कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको थोड़ा सा एक पोर्शन जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट एडिशनल कंपोनेंट के तौर पर रिक्वायर होता है फॉर बेस्ट एंजाइम एक्शन। तो इस जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है, ऑफ एंजाइम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोफैक्टर। तो अब ये हमारे पास जो एक कोफैक्टर आया है ये एक्चुअली क्या है, ये वो नॉन प्रोटीन पार्ट है जो यानी कि एंजाइम को रिक्वायर है, ये एक एडिशनल कंपोनेंट है। बाकी तो पूरा प्रोटीन है ना, तो ये वाला जो छोटा सा पोर्शन है ये नॉन प्रोटीन है, ये एडिशनल है और ये रिक्वायर होता है कुछ एंजाइम्स को बेहतर वर्किंग के लिए। तो इसको कहते हैं हम कोफैक्टर। तो ये कोफैक्टर की डेफिनेशन है एक तरह से कि नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम कॉल्ड कोफैक्टर, इट इज एडिशनल कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम फॉर द इम्प्रूवमेंट फॉर इम्प्रूविंग द एंजाइम एक्शन, ठीक हो गया। अच्छा, अब कोफैक्टर जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये कोफैक्टर जो है वो ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी है। मैं यहाँ पे ये मेंशन कर रहा हूँ, ये ऑर्गेनिक भी है और ये इनऑर्गेनिक भी है। तो ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है, और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक की अगर एग्जांपल दूं तो ऑर्गेनिक की एग्जांपल में फ्लेविन और हीम, ठीक है, और इनऑर्गेनिक की एग्जांपल दूं तो इसमें बेटा आयंस हो सकते हैं, मेटल आयंस, ठीक है, आयरन लाइक, ओके हो गया। अब ये कोफैक्टर्स हैं, ये हमारे पास कोफैक्टर यानी जो एडिशनल कंपोनेंट नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो इसके साथ अटैच होगा। अच्छा, अब कोफैक्टर की थोड़ी सी आगे अटैचमेंट के हिसाब से भी दो कैटेगरीज हैं कि अब कोफैक्टर एक तो मजबूती से अटैच है और कभी होता है ये लूजली अटैच होता है। अगर ये मजबूती से अटैच है तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप हो जाएगा, अगर सॉरी ये स्ट्रांगली अटैच है तो, अगर लूजली अटैच है तो फिर ये को एंजाइम होगा। तो मैं अब आपको को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में
बताता हूँ कि हमारे पास कोफैक्टर और कोएंजाइम, यहाँ पे ये कोएंजाइम ठीक हो गया, और दूसरा हमारे पास जो है वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप ठीक हो गया। ये हमारे पास दो यानी कि अलग अलग से कोफैक्टर्स हैं, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप ठीक हो गया। अब अगर एंजाइम कोफैक्टर लूजली अटैच है, इफ कोफैक्टर लूजली अटैच्ड with enzyme, then called कोएंजाइम, तब उसको कहेंगे हम कोएंजाइम। और अगर यही टाइटली अटैच है, इफ कोफैक्टर is tightly attached with enzyme, then called prosthetic ग्रुप, तब इसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये हमारे पास दो तरह के कैटेगरीज के कोफैक्टर हो गए, एक कोएंजाइम और एक प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये हमारे पास आ गए। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स होते हैं कोएंजाइम्स के तौर पर, जैसे राइबोफ्लेविन और थायामीन एंड फोलिक एसिड। राइबोफ्लेविन, थायामीन एंड फोलिक एसिड जो है ये कोएंजाइम्स की एग्जांपल्स में आते हैं ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद एक बनता है मेटाबॉलिक पाथवेज। मेटाबॉलिक पाथवेज जो है वो यानी कि एंजाइम्स इकट्ठे वर्क करते हैं, यानी एक एंजाइम्स ने प्रोडक्ट्स बनाई, अब वो प्रोडक्ट्स अगले के लिए सबस्ट्रेट होंगी, फिर वो जब प्रोडक्ट्स बनाएंगी वो अगले एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट होगी। तो इस तरह ये सीरीज चल पड़ती है, एंजाइम्स एक सीरीज में वर्क कर रहे होते हैं इकट्ठे। तो इस तरह की जो वर्किंग होती है कि एक एंजाइम आगे प्रोडक्ट बना रहा है, फिर उसकी प्रोडक्ट को अगला एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट ले रहा है, फिर अगला एंजाइम उसको सब प्रोडक्ट्स को एज अ सबस्ट्रेट ले रहा है। तो इस तरह इसको कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। तो ये एंजाइम जो है वो मेटाबॉलिक पाथवेज भी बनाते हैं। तो ये था बेटा हमारा जो ये फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा अच्छे से, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। और हमारा पेज, फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर्स की बारे में इत्तला पहुंच सके, नोटिफिकेशन पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।